हेलो दोस्तों, आज मैं साइंस का 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो सभी एग्ज़ाम में आता है। चाहे वो बीपीएससी का टीआरई का एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम में तो खास करके क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस चैनल को और लाइक करें और शेयर करें। और एक और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है कि आप लोग को इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो पूरा नहीं देखेंगे तो फिर ये मेरा जो मोटिव है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन बना रहेगा कि हाँ, मेरा जो काम है वो अच्छा हो रहा है, तो मैं डेली ये कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो डिसकंटिन्यू कर दूँगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और फीडबैक दें, कमेंट में करें कि क्या सुधार चाहिए, क्या आपको ज़रूरत है, तो ये आप करें। वन मिनट। हाँ, यदि आपको कोई विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई सुधार चाहिए तो भी लिखें। इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलने लगा और मैं इसे सुधार करूँगा। और ये जो क्वेश्चन है तो वन लाइन, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम में मैंने ये आता ही है। ठीक है, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा वो मेरा उद्देश्य ही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपको दे पाएँ, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा कंटेंट देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और पूरा देखें वीडियो। ठीक है, ये आपको आपके ही लिए बनाया जाता है, हेल्प के लिए बनाया जाता है, जो आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि ट्राइनाइट्रोटाइलिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए, आप सुने होंगे TNT, इसी को बोला जाता है ट्राइनाइट्रोटाइलिन। ठीक है, तो ये विस्फोटक में के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला है नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक क्रिया है? तो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने की ये प्रक्रिया है, नाइट्रीकरण। चलिए आगे चलते हैं। एंथ्रेसीन, नेफ्थेलीन, फ्यूरॉन और बेंजीन में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? तो फ्यूरॉन है। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं कि विषम चक्रीय फ्यूरॉन है, तो कौन सम चक्रीय? तो बेंजीन हो जाएगा, नेफ्थलीन हो जाएगा, एंथ्रेसीन हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट में बताएं कि बेंजीन का प्रयोग कहाँ होता है। चलिए आगे। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, नाम यहाँ सीसा पेंसिल है, ठीक है, लेकिन वो उसको कहते क्या है? तो ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग पेंसिल में यूज करते हैं वो ग्रेफाइट होता है। और देखिए, ग्रेफाइट का प्रॉपर्टीज आपको बताए थे कि ये विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सीसा लेड संचालक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? तो देखिए क्या होगा, तो आप याद रखिएगा, सीसा संचालक बैटरी में कौन सा एसिड होता है ये भी याद रखिए, तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। सीसा संचालक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड खपत हो जाती है। तो आप लोग देखते होंगे कि बोलते होंगे कि एसिड ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो यही एसिड होता है। चलिए आगे चलते हैं। फोटोग्राफी में सामान्य प्रयोग किए जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है। ठीक है, इसे सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है। ये अस्थायीकरण में प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में प्लेटों में सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? तो सिल्वर हाइलाइट बोलिए या सिल्वर ब्रोमाइड बोलिए। ठीक है, हाइपो सॉल्यूशन के मिलाए होती है इससे। ठीक है, अगला है
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। देखिए आगे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा पढ़ेंगे पूरा देखेंगे तो आपका जो है तैयारी और बेहतर होगा। ठीक है, और मैं जो डिस्कशन बताता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए म्यूरिएटिक अम्ल होते हैं, ठीक है, सॉरी म्यूरिएटिक अम्ल इसका नाम है, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। चलिए अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में जो अम्ल पाई जाती है उसका नाम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक अम्लीयता होती है इसमें। और अच्छा आप लोग ये कमेंट में बताएं कि इसका पीएच मान क्या होता है। चलिए कमेंट में बताएं, आप लोग होमवर्क देंगे तभी आप लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला है नींबू के रस में पीएच मान क्या होता है। तो 7 से कम होता है। देखिए यहाँ एक रेंज जो क्वेश्चन आया होगा, ये क्वेश्चन ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है, 7 से कम। तो देखिए पीएच मान के बारे में हम आपको बता देते हैं कि पीएच मान, देखिए पीएच मान 7 और 7 से अधिक, ठीक है, और 7 से कम, 7 से कम। तो देखिए 7 से कम जब होता है तो ये एसिड होता है, ठीक है, एसिड होगा। और 7 से जब अधिक होता है तो वो बेस होगा, ठीक है, वो बेस होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नींबू के रस का पीएच मान 6.4 के आसपास होता है। देखिए एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे भी लिखा जाता है, कोई बुक वेरी करता है कोई कोई बुक में। ठीक है, तो आपको 6.4 मैं बता दिया, कहीं 6.6 भी हो सकता है, तो यही होता है, तो वो एसिड होगा। ठीक है, यानी 7 से कम होगा नींबू का रस तो एसिड होगा। चलिए आपको ये क्वेश्चन है कि बताएं नींबू के रस का क्या नाम है, रासायनिक नाम क्या है। चलिए ये होमवर्क देंगे तभी आप लोग पढ़ेंगे ही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है। तो देखिए यही सब याद करना है आपको। रिचार्जेबल सेल जो होता है उसमें ऊर्जा भंडारित होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, और यही रासायनिक ऊर्जा टूट करके विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, कनेक्ट करके हम याद कराते हैं, इसलिए तो हम आप लोगों को बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए गैलियम, सोडियम, आर्सेनिक और सीजियम के बीच सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है। तो ये आर्सेनिक की होती है। ठीक है, आर्सेनिक की होती है। लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है। तो लेड सल्फाइड को गैलेना बोला जाता है। गैलेना किसका अयस्क है, तो लेड का अयस्क है। देखिए ऐसे आपको याद करना, गैलेना किसका अयस्क है, तो लेड का अयस्क है। चलिए आगे हैं, चलते हैं। चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है। तो फॉर्मिक एसिड, याद कर लीजिए, बार बार पूछता है फॉर्मिक एसिड। चींटी के काटने के बाद फॉर्मिक एसिड वो शरीर के भीतर जाता है, इसलिए दर्द होती है। आगे है कार्बन टेट्राक्लोराइड में कोई द्विध्रुव आघूर्ण क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो नियमित टेट्राहाइड्रल संरचना के कारण। देखिए नियमित टेट्राहाइड्रल संरचना जिसमें होता है उसमें द्विध्रुव नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए क्यों नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में संरंजक पदार्थों को दूर किया जाता है। देखिए याद रखिए, किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में रंजक, ठीक है, रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है। तो ये अधिशोषण के द्वारा, ठीक है, ये अधिशोषण हो जाएगा, अधिशोषण के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा कम समय में। चलिए रिचार्जेबल सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा, तो देखिए रिपीट हो गया है, रिपीट हो गया, रासायनिक ऊर्जा। शीशे संजाय सेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, हमने बताया ही था आपको, सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में किस एसिड का प्रयोग होता है, देखिए फिर आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अगला है ऑक्सीजन क्या आता है, यह ऑक्सीजन दहन पोषक है। यानी देखिए अब इससे आता है कि ये दहन पोषक है, यानी जलने में सहायक है। ऑक्सीजन क्या है, जलने में सहायक है, यानी ऑक्सीजन जहाँ होगी वहाँ आग तेजी से लगेगा, समझे।
ये याद कर लीजिएगा, ऑक्सीजन जहाँ होगा वहाँ आग तेजी से लगेगा। तो अब आपको बताना है कि किससे आग नहीं लगेगा। तो CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझ जाता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारा जो टैंक रखा हुआ रहता है वो आग बुझाने वाला, तो उसमें CO2 भरा हुआ रहता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम क्लोराइड जो हम लोग नमक खाते हैं उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो NaCl होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए, धोने का सोडा रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 10H2O। देखिए, Na2CO3 10H2O। एक बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा था कि किसमें जल होता है, ठीक है। तो देखिए इसी में जो ऑप्शन है, देखिए 10H2O है तो जल है, तो ये इसमें जल होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। Na इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। चलिए आगे चलते हैं। सिरके के स्वाद किसके कारण तीखा होता है? तो एसिटिक एसिड के कारण, यानी सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। सेफ्टी माचिस के शीर्ष में लगा हुआ होता है। जो माचिस आप देखेंगे उसके शीर्ष में कौन सा फास्फोरस रहता है? तो यही पूछता है, उसमें लाल फास्फोरस रहता है, ठीक है, लाल फास्फोरस। चलिए आगे देखते हैं। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। क्यों उड़ने लगता है? तो हीलियम का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए कि जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर जाएगा और जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पेट्रोल और पानी में कौन नीचे जाता है? तो जो नीचे जाएगा उसका घनत्व अधिक होगा। पानी नीचे रहता है और केरोसिन या डीजल वो ऊपर चला जाता है। तो उसका कारण यही है कि घनत्व का खेल है वहाँ, और सब बहुत सा फैक्टर है, घनत्व यहाँ मेन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? तो कम सल्फर वाले यो ईंधन से, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो देखते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्यों होता है? तो सल्फर वाले जो ईंधन का प्रयोग करते हैं इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो हम लोग इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, या ई व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ, इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कारण यही है। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? तो रंगहीन गैस जिससे सड़े अंडे जैसी गंध होती है। देखिए इसका प्रॉपर्टी देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड रंगहीन गैस होता है जो सड़ा हुआ अंडा की तरह महकता है, एकदम अजीब टाइप का महकेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यह है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो ये गौण प्रदूषक है। क्या है ये? तो ये गौण प्रदूषक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एल्कोहली OH समूह की पहचान की जा सकती है। तो FeCl3 परीक्षण द्वारा, याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा देते हैं। ये पूछता है, बार बार पूछता है और कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। FeCl3 परीक्षण के द्वारा हम ये पहचान सकते हैं कि OH समूह के बारे में। आगे को चलते हैं। रेडियो कार्बन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक मिनट रुक जाइएगा। तो ये है फॉसिल के उम्र, जैसे फॉसिल का उम्र ज्ञात करने के लिए, जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है
आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड के प्रयोग करने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। देखिए, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न हो और एसिटिलीन से ही पकता है आम। ये कार्बाइड का प्रयोग को हाल वर्तमान समय में सरकार के द्वारा रोक लगाई दी गई, जो जिससे क्योंकि इससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है। तो देखिए P4 सफ़ेद फास्फोरस होता है। ठीक है, याद कर लिया, P4 होता है। चलिए, एल्किन्स पहले क्या है? देखिए, एल्किन्स पहले के रूप में जाने जाते थे, तो ओलिफिन्स के रूप में। ठीक है, ओलिफिन्स के रूप में जाने जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। ईंधन गैस का स्वाद होता है, देखिए मीठा होता है। टेस्ट करके देखिएगा, कभी ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, वो साइंटिफिक चीज़ है, सब चेक करने का अलग अलग तरीका है, ऐसे ही बोल दिए थे हम आपको। चलिए, ईंधन गैस का स्वाद होता है, मीठा होता है। आगे देखते हैं। एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडोमीथेन और ब्रोमोमीथेन में से कौन एक हैलोन गैस नहीं है? तो देखिए, मीथेन एक हैलोन गैस नहीं है। इसे याद कर लीजिएगा, कौन है मीथेन हैलोन गैस? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडोमीथेन, ब्रोमीथेन। ठीक है, लेकिन मीथेन नहीं है। चलिए, बेंजीन एथिल एल्कोहल में है अघुलनशील। ठीक है, तो बेंजीन एथिल एल्कोहल में अघुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के हिसाब से हुआ था? देखिए, मिथाइल आइसोसाइनेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। कब हुआ था? याद रखिएगा, दिसंबर 1984 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रसायन शास्त्र में साबुन का लवण है, वसा एसिड होता है, वसा एसिड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टेफ्लॉन नामक ब्रांड किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? तो टेफ्लॉन क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिलीन होता है। ठीक है, वही टेफ्लॉन होता है। नेल पॉलिश रिमूवर, देखो नेल पॉलिश रिमूवर में मौजूद होता है, क्या होता है? तो एसीटोन। जो नेल पॉलिश में हम लोग नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं, वो एसीटोन होता है। चलिए, एल्युमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ALN। ठीक है, ALN होता है, याद कर लीजिएगा। फुलरीन क्या है? तो फुलरीन एक कार्बन का अपरूप है कि खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा। रिचर्ड स्मेली ने। ठीक है, रिचर्ड स्मेली ने फुलरीन की खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं। उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो उत्प्रेरक किसने की? तो वर्जिलियस ने। चलिए, अब उत्प्रेरक के बारे में बता देते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो रासायनिक क्रियाओं की दर को होने की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है। यही याद रखिए, उत्प्रेरक क्या होता है? जो रासायनिक क्रिया जो होती है उसके स्पीड को बढ़ा दे या घटा दे, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। इसकी खोज किसने की? तो बर्जिलियस ने किया था। चलिए, बेंजीन की खोज किसने की? देखिए, बेंजीन की खोज किसने की? तो माइकल फेराडे ने। देखिए, याद रखिए, बहुत कम लोगों को याद होता है। बेंजीन की खोज किसने की? तो माइकल फेराडे ने। चलिए, आज होमवर्क में आपका ये क्वेश्चन रहा कि माइकल फेराडे ने एक और चीज़ की खोज की है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका क्या नाम है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आप लोग जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक के आपका तैयारी नहीं अच्छा हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो कार्ल सीले ने। ठीक है, कार्ल सीले ने ऑक्सीजन की खोज की। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? तो एनरिको फेर्मी।
ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण खोज हुआ। परमाणु रिएक्टर के खोज के बाद ही परमाणु एनर्जी में हम लोग बहुत आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा लाल क्या होता है? देखिए वही चीज क्वेश्चन वहां पूछा गया और फिर यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया, समझ रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है। तो देखिए लाल क्या होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। सफ़ेद फास्फोरस नहीं होगा, लाल फास्फोरस होगा, क्योंकि देखिए लाल फास्फोरस से ज़्यादा रिएक्टिव होता है सफ़ेद फास्फोरस, याद रखिएगा। ठीक है, आगे अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चलिए देखिए क्या है, टार्टरिक एसिड, याद कर लीजिएगा। क्या पाया जाता है अंगूर में? तो टार्टरिक एसिड। ये सब नाम याद रखिए, ठीक है, जनरल कंपटीशन में नाम ही पूछता है। ठीक है, आगे है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaCO3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लवण की सांद्रता प्रति हजार भाग में लवण के रूप में अति लवणीय लवणों में 100% से अधिक होती है। ठीक है, जो लगुन का झील, ठीक है, झील बोला, लगुन क्या है? यहाँ झील है। ठीक है, जैसे आप एक सागर का नाम मैं लूँगा, मृत सागर, वहाँ 100% नहीं है, वहाँ 300% से भी ज़्यादा है। यानी वहाँ कुछ है ही नहीं, जीवन उस सागर में है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक कि वहाँ एक कीट पतंग कुछ भी नहीं होता है उसमें। ठीक है, इतना ज़्यादा लवण है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ को बोला गया। आगे है देखिए को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो किसको प्राप्त किया जाता है? तो नमक को। ठीक है, नमक को समुद्र जल के वाष्पन से प्राप्त किया जाता है। गांधी जी सविनय विज्ञान जो दांडी मार्च करके गए थे तो उन्होंने समुद्र के किनारे से ही नमक बनाया था। चलिए आप लोग बताइए तो कब गए थे? आप लोग होमवर्क में बताइए कब गए थे। सोना, चांदी, पोटेशियम, एल्युमिनियम में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? देखिए पोटेशियम को। तो देखिए यहाँ समझिए क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए सोना, चांदी, पोटेशियम, एल्युमिनियम, इसको आप पीटेंगे ना तो ये लंबा होगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, कितनों पीटिएगा पतला से पतला बना दीजिएगा। इसलिए इसको जो यूज हम लोग ऑर्नामेंट में करते हैं, जो श्रृंगार के लिए बनाया जाता है उसमें। और एल्युमिनियम को भी तो देखते हैं, लेकिन पोटेशियम को पीटेंगे तो टूट जाता है। ठीक है, ठीक है, और ये मुलायम होता है, याद रखिए मुलायम होता है, इसलिए इसका हम लोग नहीं बना सकते हैं। चलिए अगला है क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का। चलिए आगे देखते हैं। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी एक मिनट रुक के, चलिए हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये नहीं है, क्वेश्चन है अभी, चलिए कर लेते हैं कंप्लीट इसको। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन, लवण की सांद्रता प्रति हजार, तो ये तो 30 से 35 होती है समुद्र के में। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। बार बार पूछता है, ठीक है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या था? CaOCl2, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो क्या होगा? MgO होगा। चलिए आगे देखते हैं।
अम्ल और क्षारक के बीच होने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। अम्ल और जब क्षारक जोड़ेंगे तो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। सेब का रस, साबुन का घोल, बुझा हुआ चूना तथा त्वरित चूना में से कौन अम्लीय प्रकृति का? तो सेब का रस। सेब का रस को क्या बोलते हैं? चलिए आप लोग कमेंट में लिखिए सेब के रस का कौन सा एसिड पाया जाता है? चलिए लिखिए आप लोग, नहीं लिखेंगे तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, हम जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एसिटिलीन, एसिटिलीन का क्या सूत्र होता है? देखिए हम लोग वहाँ पढ़े थे। एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड के टूटने से बनेगा गैस। एसिटिलीन फलों को पकाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे तो इस पर रोक लगा दी गई है अभी। तो ये इसका सूत्र होता है C2H2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन है क्वेश्चन। कौन अम्ल कार की बैटरी में प्रयुक्त है? फिर आगे सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, याद कर लीजिएगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है कि वह प्रतिक्रिया जिसमें दो नए यौगिक बनाने के लिए अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यह एक विपर्यास प्रतिक्रिया है। ठीक है, यह एक विपर्यास प्रतिक्रिया है। चलिए, तो ये हो गया आपका लगभग 100 क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कम से कम कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, क्योंकि शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यही एक माध्यम है मुझे मोटिवेशन का। तो इसी तरह हम रिवीजन कराएंगे और डेली करा देंगे, तो लगभग आपका क्वेश्चन कंप्लीट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।